ओके। गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। जेनिफर बेटा बाकी लोगों को बोलते हैं जल्दी से ऑनलाइन हो जाए। अनिला आप भी बेटा टेक्स्ट कर दें ग्रुप में, जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं। सो टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन थर्सडे, इट वाज प्लान टुडे, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट तो मैं कंसीडर नहीं करता, लेकिन क्या करें, आप लोग एक्सक्यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं कि टेस्ट रेडी नहीं है। व्हाट इज़ दैट? अगर एक चीज़ प्लान है तो प्लान का मतलब प्लान होना चाहिए था ना, आप लोगों को प्रिपेयर कर लेना चाहिए था। एनी हाउ, ओके, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। बाकी लोगों को बोल दें जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं। और हम डिस्कस कर रहे थे एक्रोमेगैली, डिवार्फिज्म, चेंजोटिज्म, ग्रोथ हार्मोन, वो डिस्कस कर लेते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंटली आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी डिसऑर्डर का पता होना चाहिए। वेल, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बाकी लोग किधर हैं? हैप्पी फील कर रहे हैं ना? आप लोगों का टेस्ट नहीं हुआ है ना? ओके, इट विल बी ऑन थर्सडे। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट ग्रोथ हार्मोन। तो व्हाट यू से कि ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, कहाँ से रिलीज होता है? ओके, ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम हमने ये भी डिस्कस किया था कि सोमैटोट्रोफिन है। It is a 191 amino acid polypeptide hormone synthesized and secreted by speciocytes in the anterior pituitary. Okay, अब इसका सोमैटोट्रोफिन नाम रखने का मकसद ये था कि जो सेल इसको सिक्रीट करते हैं उनका नाम है सोमैटोट्रॉफ्स। तो सोमैटोट्रॉफ की वजह से ना इसका नाम था सोमैटोट्रोफिन। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। ओके, इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, नो डाउट यार सर, थैंक यू। ओके, और इस रिलीज कहाँ से होता है, कौन से सेल करते हैं? इंटीरियर पिट्यूटरी से सोमैटोट्रॉफ्स हैं, और सोमैटोट्रॉफ्स इसको रिलीज करते हैं। बेसिकली ये 191 अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड इन नेचर है, अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड इन नेचर है, ठीक है। इट हैज बीन ए कॉमन बिलीफ दैट ग्रोथ हार्मोन वाज प्रोड्यूस्ड प्राइमरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, ओके, अब ये एक मिथ थी। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि ग्रोथ हार्मोन जो है ये सिर्फ ग्रोथ पीरियड में प्रोड्यूस होता है, जैसे ही अडल्टहुड में बंदा जाता है उसके बाद इसकी प्रोडक्शन इनहिबिट हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये होल लाइफ के लिए सिक्रीट होता रहता है। ग्रोथ हार्मोन लाइक इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन लाइक इंसुलिन लाइक फैक्टर्स हैं, रिलीज होता रहता है। And it has been common belief that growth hormone was produced primarily during the period of growth. However, this has proved incorrect, since the rate of growth hormone production in the adult is almost as great as it is in the children. सेम कंसंट्रेशन के साथ सेक्रेट होएगा, जितना अमाउंट इसका अडल्ट चाइल्डहुड में था, ये चिल्ड्रन चाइल्ड एज में था, उतनी ही सेक्रेशन इसकी अडल्टहुड में भी आइडेंटिफाई की गई है। And it is necessary for the growth and contribute to regulation of metabolic function. ओके, तो अगर कहीं पे कोई एमसीक्यूज आ जाता है कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है होल लाइफ के लिए, अडल्टहुड के लिए, चिल्ड्रन के लिए, इन्फेंसी के लिए, इस तरह के अगर कोई एमसीक्यूज आ जाता है तो डेफिनेटली यू हैव टू नो अबाउट दैट कि ग्रोथ हार्मोन होल लाइफ सिक्रीट होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है कि मेटाबॉलिक फंक्शन है, मेटाबॉलिक फंक्शन की रेगुलेशन करवाता है। थोड़े से फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके बाद साइन और सिम्टम्स का मैनेज करना इजी हो जाएगा।
हार्मोन स्टिमुलेट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कार्टिलेज ग्रोथ। कार्टिलेज की ग्रोथ अल्टीमेटली ग्रोथ हार्मोन की वजह से हो रही होती है। कहीं पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि कार्टिलेज अगर डीरेंज हो जाती है तो वहाँ पे और सेल भी पड़े होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, लेकिन उनके पीछे स्टिमुलेटर जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन का होता है। बेटा ग्रोथ होती नहीं रहती, लेकिन ये मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करवा रहा होता है। और बेसिकली एक बुक के अंदर ये लिखा हुआ था कि ये जो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल होते हैं ना, उनका स्टिमुलेटर है ग्रोथ हार्मोन। उनकी जितनी भी शेडिंग हो रही होती है उतनी प्रोडक्शन को भी ये मेंटेन कर रहा होता है ग्रोथ हार्मोन के। सपोज हम एपिथेलियल की बात करते हैं या ओरल कैविटी की अगर बात करते हैं, सपोज आपने गर्म चाय पी ली है, आपकी ओरल मेकोजा बर्न हो गया है, तो वहाँ पे क्या होगा, शेडिंग होना शुरू हो जाएगी एपिथेलियल की। एपिथेलियल जैसे शेड होएगी तो जितने शेडिंग होएगी उतनी रीग्रो हो जाएगी। तो उसके पीछे भी ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट है कि ग्रोथ हार्मोन ने क्या करना होता है कि वो जो शेडिंग हो रही है और जो प्रोडक्शन हो रही है उसको मेंटेन कर रहा होता है। Okay, one of the most obvious effect of growth hormone is on linear bone growth and resulting from its action on the epiphyseal growth plates of the okay. अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपकी जो एपिफाइजल प्लेट्स हैं जब एक दफ़ा फ्यूज़ हो जाती हैं तो उनकी जो ग्रोथ है ना वो इनहिबिट हो जाती है। अब सपोज कर लेते हैं, आप कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि आपकी जो नेजल बोन है दैट इज़ कार्टिलेजिनस इन नेचर। इसके अलावा आपकी जो एयर बोन है, ये आपकी एयर बोन और आपकी जो नेसल बोन है ये पूरी ज़िंदगी में बढ़ती रहती है, और इसके पीछे ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन इसको ट्रिगर करता रहता है और ये आपके कान भी बढ़ते रहते हैं, आपका नाक भी बढ़ता रहता है। ओके, अब ये ना कहिएगा हाय मेरा तो इतना नाक बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा नहीं होगा, माइनर अमाउंट में इसकी ग्रोथ होती है। कार्टिलेजियस ग्रोथ हो रही होती है आपकी एयर्स की भी एंड आपके नोज की भी, और करवा कौन रहा होता है, ग्रोथ हार्मोन करवा रहा होता है। लेकिन जब एपिफाइसल प्लेट्स फ्यूज हो जाती हैं तो उसके बाद उनके अंदर ग्रोथ नहीं होती, लेकिन मेटाबॉलिज्म के थ्रू उनका मास इंक्रीज करवा सकता है ग्रोथ हार्मोन। मसल मास जो है वो इंक्रीज हो सकता है। ओके, द विड्थ ऑफ द बोन इंक्रीजेस बिकॉज सॉरी द विड्थ ऑफ द बोन इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इनहेंस्ड प्रीओस्टियल ग्रोथ। ये बात जो आपको बता रहा था कि मसल मास बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्रीओस्टियल ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगी, एंड विसरल एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स, स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यू ऑल अंडरगो इंक्रीज ग्रोथ इन रिस्पांस टू ग्रोथ हार्मोन। अब ये देखिएगा ग्रोथ हार्मोन के रिजल्ट में ना स्किन के अंदर शेडिंग हो रही है, मसल्स के अंदर शेडिंग हो रही होती है, या मसल की डीनर्वेशन नहीं कहेंगे, डीनर्वेशन नहीं कहेंगे, आप ये कह सकते हैं कि उसकी माइनर अमाउंट में ग्रोथ बढ़ रही होती है। तो उसका रिस्पांस क्या, उसको इफेक्ट कौन कर रहा होता है, आपका ग्रोथ हार्मोन कर रहा होता है। फिर नोज लंबा क्यों, बेटा माइनर अमाउंट में होता है। आप जब बच्चे होते हैं अडल्टहुड में पहुंचते हैं और जब आप बूढ़े होंगे तो आप देख लीजिएगा आपका नोज और कान दोनों इंक्रीज हो जाते हैं साइज में, कार्टिलेजियस ग्रोथ होती रहती है। ओके, अब विजिबल आपने नोज करना है तो उसको खींच के सारा नोज को लंबा कर सकती हैं। ओके ओके, इंस्टेड ऑफ दैट ग्रोथ हार्मोन फैसिलिटेट्स द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द बॉडी। फैटी एसिड मोबिलाइजेशन करवाता है, फैटी एसिड की यूज को इंक्रीज करता है फॉर द फ्यूल पर्पसेस, and maintain or increase blood glucose level by increasing the use of glucose for the fuel. And growth hormone has an initial effect of increasing insulin level. However, the predominant effect of prolonged growth hormone excess is in increased glucose level. Okay, insulin increases. अब बेसिकली होता क्या है कि ग्रोथ हार्मोन जैसे सिक्रीट होएगा तो ये लीवर से ग्रोथ हार्मोन लाइक फैक्टर्स को रिलीज करता है, एंड ग्रोथ हार्मोन इंड्यूसेस रेजिस्टेंस टू इंसुलिन इन द पेरिफेरल टिश्यू, दैट्स व्हाई इनहिबिटिंग द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द मसल एंड एडिपोज टिश्यू। तो इसलिए मसल और एडिपोज टिश्यू के अंदर ग्लूकोज के अपटेक को इनहिबिट करवा देता है और बाकी सर्कुलेशन के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ग्लूकोज है उस ग्रोथ हार्मोन का उसके ऊपर क्या इफेक्ट है, और सेकेंडली
ग्रोथ हार्मोन का इंसुलिन के साथ क्या लिंक है? ओके, ये दो चीज़ें याद रखिएगा कि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है कि इंसुलिन का लेवल इनिशियली इंक्रीज करवाता है और प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए इंसुलिन की ये रेजिस्टेंस भी काज करवा देता है पेरिफेरल टिश्यू के अंदर, जिसकी वजह से ग्लूकोज की अपटेक बाय द मसल और एडिपोज टिश्यू के अंदर डिक्रीज हो जाती है, इसलिए हाइपरग्लाइसीमिया एग्जिस्ट करना शुरू कर देता है। अब ये ग्रोथ हार्मोन प्रोमोटिंग एंड एंटी इंसुलिन इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन जो हम पीछे बात कर रहे थे कि ये कैसे कंट्रोल करता है, तो ये बेसिकली इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, स्मेटोट्रॉफ्स रिलीज करते हैं इसको, और एंटी इंसुलिन इफेक्ट अगर प्रोड्यूस होएगा तो ये क्या करता है कि एडिपोज टिश्यू के ऊपर और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में लिपोलाइसिस को इंक्रीज करवा देता है, जिसकी वजह से फ्री फैटी एसिड यूज इंक्रीज हो जाता है और उसके रिजल्ट में एडिपोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और सेकेंडली, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज करेगा तो उसकी वजह से ग्लूकोज यूजेस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स की जो यूटिलाइजेशन है ये एडिपोज टिश्यू के अंदर और स्केलेटल मसल के अंदर डिक्रीज करता है, इसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, मीनिंग टू से कि स्केलेटल मसल के अंदर ग्लूकोज को डिपॉजिट्स नहीं होने देता। ओके, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स 1 को रिलीज करता है, ये उसमें क्या होता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है और उसका इफेक्ट बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर होता है, मसल्स के ऊपर होता है और बोन कार्टिलेज के ऊपर होता है। अगर बोन कार्टिलेज के ऊपर होएगा तो उसके रिजल्ट में बोन कार्टिलेज, जिसको हम अनोज कह रहे थे, कार्टिलेजिनस एयर कह रहे थे, तो उसमें इंक्रीज लीनियर ग्रोथ को इंक्रीज करेगा। और सेकेंडली अगर हम बॉडी ऑर्गन की बात करते हैं तो बॉडी ऑर्गन में ये साइज और फंक्शन दोनों को इंक्रीज इनहांस कर रहा होता है। और सेकेंडली थर्डली इफ वी टॉक अबाउट द मसल्स तो डेफिनेटली इन लीनियर मास को इंक्रीज करना शुरू कर देता है, लीन मास को इंक्रीज करता है। इसके अलावा परियोस्टियल ग्रोथ को भी ये इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से बोन का मास इंक्रीज होने लग जाता है। और ग्रोथ हार्मोन के अंदर ये स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन इज कैरिड अनबाउंडेड इन द प्लाज्मा एंड हैज हाफ लाइफ ऑफ अप्रोक्सीमेटली, ये से ये सिक्रेट होता है तो ये 20 मिनट से लेकर 50 मिनट्स तक ब्लड प्लाज्मा के अंदर रहता है, उसके बाद इसकी डिग्रेडेशन हो जाती है। और 2 hypothalamic hormone regulate the secretion of growth hormone. First is growth releasing hormone है which increases growth hormone release, और second one is somatostatin which inhibit the growth hormone release. अब अगर कोई आपसे पूछता है कि ग्रोथ हार्मोन की रेगुलेशन कैसे होती है तो मेनली दैट इज रेगुलेटेड बाय 2 regulatory hormones, there are 2 types of secretion. One is growth hormone releasing hormone GHRH जो कि ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को इंक्रीज करता है, और सेकेंडली स्मेटोस्टेटन है, सॉरी स्मेटोट्रोफन तो इसका दूसरा नाम है, और स्मेटोट्रोफन है जो कि ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को इनहिबिट कर देता है। वेल ओके, थर्ड हार्मोन एक पोजीशन है कि थर्ड हार्मोन भी होता है जिसको जिरलिन कहा जाता है, that is also identified and has important role which is to increase our appetite by stimulating the hypothalamus and also increase lipid accumulation in the visceral fatty tissue and the abdominal। का अगर विसरल के अंदर विसरल ऑर्गन्स की बात करते हैं या abdominal cavity की बात करते हैं तो उसमें लिपिड्स की accumulation हो रही होती है और that is due to ghrelin। ओके, सेकेंडली एडिपोज टिश्यू के अंदर एक और एपिटाइजर है जो एपिटाइट को इंक्रीज करता है, दैट इज लिप्टन हार्मोन है, दैट इज अगेन सिक्रेटेड फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू और ये भी एपिटाइट को इंक्रीज करवा रहा होता है।
इसके अलावा द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्लैक्चुएट्स, लिप्टन, ये LIPTIN, लिप्टन चाय वाला लिप्टन, भी याद रख लीजिएगा, ये भी एपिटाइट को इंक्रीज करता है। ओके, ग्रोथ हार्मोन, सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्लक्चुएट करती है ओवर ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स with the peak level occurring 1 to 4 hours after the onset of sleep, during sleep stages 3rd और 4th stage के अंदर। और growth hormone secretion is stimulated by hypoglycemia. Once there is a hypoglycemia, or you are on fasting condition, you are starving, or in blood increase blood level of amino acid, particularly arginine अगर increase होएगा तो definitely growth hormone की secretion increase हो जाएगी। एंड इन सर्टन कंडीशन विद द हेल्प ऑफ कार्टिसोल, अगर कोई स्ट्रेस की कंडीशन है तो ये कार्टिसोल के साथ भी ये रिलीज, ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा होता है। लाइक कोई ट्रॉमा हो गया है, कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो गया है, एक्साइटमेंट, ओवर एक्साइटमेंट है, इमोशनल स्ट्रेस है, या कोई हैवी एक्सरसाइज कर ली है आप लोगों ने, तो अल्टीमेटली ग्रोथ हार्मोन सेक्रेशन इज स्टिमुलेटेड एंड इट्स इनहिबिटेड बाय द इंक्रीज ग्लूकोज लेवल। फ्री फैटी एसिड ज़्यादा रिलीज होंगे, कॉर्टिसोल रिलीज होएगा, ये ओबेसिटी होएगी, तो इसकी जो सेक्रेशन है दैट विल बी इनहिबिटेड। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी इन अडल्ट अगर होएगी तो क्या मसला होएगा? Two categories of growth hormone deficiency in adult. If the growth hormone deficiency that was present in the childhood, and secondly, growth hormone deficiency that developed during the adulthood, mainly result of hypopituitarism resulting from pituitary tumor or its treatment. अगर डेफिशिएंसी होगी तो अल्टीमेटली आपने आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी डिसऑर्डर है, सेकेंडरी डिसऑर्डर है, या टर्शियरी डिसऑर्डर है, ठीक है। और मेनली इसकी ग्रोथ इनहिबिट कब होएगी, या डेफिशिएंसी कब होएगी, व्हेन देयर विल बी हाइपोपिट्यूटरिज्म। पिट्यूटरी ग्लैंड से अगर सिक्रीशन रिड्यूस हो गई है इंटीरियर पिट्यूटरी से, ये सोमैटोट्रॉफ्स ही सिक्रीट नहीं कर रहा है ग्रोथ हार्मोन को, तो अल्टीमेटली इट्स अ कंडीशन ऑफ हाइपोसिक्रीशन। Instead of that, with the age इसका लेवल डिक्रीज होता जाता है, and there has been interested in the effect of declining growth hormone level in the elderly, और elderly में इसका लेवल रिड्यूस होता है। ओके, हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी को? क्योंकि डायग्नोज हमने करना है तो डायग्नोज कैसे कर लेंगे, हमें कैसे पता चल जाएगा कि ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है? व्हाट आर द रिकमेंडेड टेस्ट्स? डायग्नोसिस ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी की है अडल्ट में, हमने सब नॉर्मल सीरम ऑफ ग्रोथ हार्मोन को आइडेंटिफाई करना है कि ग्रोथ हार्मोन का लेवल, सीरम लेवल हम करवा के उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा लो IGF-1 लेवल इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पिट्यूटरी डिसीज में आल्सो इंडिकेट ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। And measurement of basal HCl growth hormone level do not distinguish reliability between normal and subnormal growth hormone secretion. ओके, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं पिट्यूटरी अगर डिजीज है दैट मे इंडिकेट डेफिशिएंसी। इंस्टेड ऑफ दैट बेसल ग्रोथ हार्मोन लेवल
do not distinguish reliability between normal and subnormal growth hormone secretion in the adults, and insulin-induced hypoglycemia is the gold standard test for growth hormone reserve. अगर इंसुलिन आपने दी है पेशेंट्स के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो आप उसके लेवल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ दैट arginine plus growth hormone releasing hormone test is probably the next best test. अदर स्टिमुलेशन टेस्ट इन्वॉल्व द यूज ऑफ आर्जिनिन हो सकती है, लियोडोपा हो सकती है, क्विनिडीन हो सकती है, एंड अल्फा एडिनर्जिक एगोनिस्ट है, ग्लूकागॉन्स हो सकता है, और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन अलार्म. ये करवा के इससे हमें पता चल जाता है कि ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है. अगर एक्सेस होएगी चिल्ड्रन के अंदर तो ग्रोथ हार्मोन एक्सेस अकरिंग बिफोर पुबर्टी एंड फ्रीन ऑफ एपिफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन रिजल्ट्स इन गिंजर्टिज्म. अब आप लोगों ने वर्ड यूज किया था एपिफाइसिस का, फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस. अगर एक दफा फ्यूजन हो गई है ग्रोथ हार्मोन की, अगर सेक्रेशन ज़्यादा हुई है और बिफोर पुबर्टी हुई है, और उसके अलावा जब एपिफाइजल बोन या एपिफाइजल प्लेट्स की फ्यूजन हो गई है या लॉन्ग बोन्स की फ्यूजन हो गई है, तो उसके रिजल्ट में अगर ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन ज़्यादा हुई है तो दैट कंडीशन इज नोन एज गिंजर्टिज्म. ओके, आवाज़ आ रही है सना? इसके अलावा एक्सेस सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बाय स्मेटोट्रॉफ्स, हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्मेटोट्रॉफ्स ना ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट कर रहे होते हैं. अगर स्मेटोट्रॉफ्स ने ज़्यादा सिक्रेशन देनी शुरू कर दी है ड्यू टू माइट बी एडिनोमास ऑफ स्मेटोट्रॉफ्स है, क्योंकि causes gingitism in the pre-pubertal child. It occurs when the epiphyses are not fused and high level of insulin-like growth factors stimulate excess skeletal muscle growth. ओके, ये बात समझ आ गई है आपको? ओके बेटा, अगर एक्सेस सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन है ड्यू टू एडिनोमा ऑफ स्मेटोट्रॉफ तो भी गिंजर्टिज्म होना शुरू हो जाएगी. इसके अलावा अगर एपिफाइजल प्लेट्स जो हैं या एपिफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन्स अभी तक फ्यूज नहीं हुई और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेट होना शुरू हो गया या ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेट हो गया, तो उसने क्या किया है, स्केलेटल मसल की ग्रोथ को इंक्रीज कर दिया है. एंड फॉर्चुनेटली द कंडीशन इज रेयर बिकॉज ऑफ अर्ली रिकग्निशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एडिनोमा. अगर एडिनोमा भी हो गया था तो हम उसको ट्रीट नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमें पता नहीं चलता. ओके, इंस्टेड ऑफ दैट एडल्ट्स के अंदर अगर प्रॉब्लम होएगा तो ग्रोथ हार्मोन एक्सेस occurs in adulthood or after the epiphyses of the long bones have been fused and the condition is referred to as acromegaly. अगर long bone की epiphyseal plate फ्यूज हो चुकी हैं और किसी भी स्पेसिफिक पार्ट्स के अंदर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन ज़्यादा हो गई है तो उस कंडीशन को हम कह रहेंगे कि एक्रोमेगैली है. ठीक है, गिंजर्टिज्म और एक्रोमेगैली की आप लोगों को पहले पता था, लेकिन उसमें आपने ये मेंशन करना है एपिफाइजल बोन्स का, एपिफाइजल प्लेट्स का. अगर एपिफाइसेस आपकी लॉन्ग बोन्स फ्यूज हो गई हैं उसके बाद ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन हो रही है किसी भी स्पेसिफिक एरिया के अंदर तो उस कंडीशन को हम कह रहे होते हैं एक्रोमेगैली. और अगर प्रीपुबर्टल एरिया, प्रीपुबर्टल एज से पहले या एपिफाइजल बोन्स अभी फ्यूज नहीं हुई और ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन हो गई है तो दैट कंडीशन इज नोन एज गिंजर्टिज्म. वेल, okay, the annual incidence of acromegaly is 3 to 4 cases per 1 million people. 1 million people में 3 से 4 लोग that are suffering from the acromegaly as well as gingitism, and mean age of 40 to 45 years at the time of diagnosis. और पता तब चलता है जब उसकी भी एज 40 से लेकर 45 ईयर्स तक हो जाती है, क्योंकि हमने ये देखा है कि कंडीशन रेयर होती है और कोई बंदा इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा होता. etiology और पैथोजेनेसिस में क्या क्या हो सकता है? एक्रोमेगैली रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेस लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स the hepatic secretion of insulin-like growth factors, which causes most of the clinical manifestations of acromegaly. The most common cause 95% of acromegaly is smetotroph adenoma. अगर smetotroph adenoma हो गया तो 95% there is a chances of acromegaly. And approximately 75% of the person with the acromegaly have smetotrophic microadenomas at the time of diagnosis. और बाकी माइक्रो एडिनोमास आर कॉमन है.
माइक्रो एडिनोमास है स्मेटोट्रॉफ का या मैक्रो एडिनोमा है? अगर मैक्रो एडिनोमा है तो 75% जो पीपल्स होते हैं या पेशेंट्स होते हैं दैट आर सफरिंग फ्रॉम द एक्रोमेगाली। करेक्ट। ओके, अदर काजेज ऑफ एक्रोमेगाली जो कि लेस देन 5% है, उसके अंदर एक्सेस सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हो सकता है, दैट इज ए सेकेंडरी डिसऑर्डर। अब सेकेंडरी डिसऑर्डर्स के अंदर सिर्फ ओनली 5% फॉल करते हैं, लेस देन 5% फॉल करते हैं भाई ये hypothalamic tumors might be there will be a ectopic release of growth hormone releasing hormone secretion by the non endocrine tumors such as carcinoid tumors हो सकते हैं, ये small cell lung cancers हो सकते हैं, instead of that ectopic secretion of growth hormone by non endocrinic tumor हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, locally growth hormone releasing hormone की secretion को increase कर देते हैं और ये growth hormone की secretion को increase करवा देता है, ये stimulate करवा देता है। ओके, तो mainly 95% of cases of acromegaly are identified due to adenomas of Smetropoph. Well, clinical manifestations की तरफ जाते हैं तो what are the different signs and symptoms? उसमें क्या होगा कि when the production of excess growth hormone occurs after the epiphysis of the lung bone has been closed as in adult, the person cannot grow taller but the soft tissue continues to grow. पहली कंडीशन जब लॉन्ग बोन्स या एपिफाइसिस या एपिफाइजल प्लेट फ्यूज हो चुकी होती हैं, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन हो रही होती है, तो उसके रिजल्ट में ग्रोथ बोन्स की इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन जो प्रियोस्टियल एरिया है या प्रियोस्टियम है उसका साइज इंक्रीज होता जाता है और वो सॉफ्ट टिश्यू कंटिन्यू टू ग्रोथ। वेल, एंड enlargement of small bones of the hand, feet and the membranous bones of the face skull results in pronounced enlargement of the hand and feet। और जैसे सारा बता रही थी कि मेनली जो कॉमनली फेस हो सकता है, स्कल हो सकता है, हैंड और फीट्स हो सकते हैं, that will may become enlarged and bulbous nose होना शुरू हो जाएगा, protruding lower jaw हो सकता है, slanting forehead हो सकता है, और उस कंडीशन को हम कह रहे होते हैं कि भाई that is acromegaly। and teeth becomes splayed causing a disturbed bite and difficulty in chewing। ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर एपिफाइजल बोन फ्यूज होने के बाद या एपिफाइजल प्लेट्स फ्यूज होने के बाद ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन होगी तो दैट विल बिकम प्रोनाउंस्ड साइन और सिम्टम्स, जिसके अंदर हैंड और फीट इफेक्टेड हो सकते हैं, स्कल और फेस इफेक्टेड हो सकता है, लोअर जॉ इफेक्टेड हो सकता है और फोरहेड इफेक्टेड हो सकता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली स्प्लिट टीथ होंगे जिसकी वजह से पेशेंट is unable to bite properly and difficulty in chewing as well is identified। Okay, इसके अलावा cartilaginous structures in the larynx, respiratory tract भी enlarge हो जाएंगे and resulting in deepening of voice and tendency to develop bronchitis। and vertebral changes often lead to kyphosis होएगी, that is also known as hunchback। ओके, जिसके अलावा बोन ओवरग्रोथ often lead to arthralgias होना शुरू हो जाएंगे, degenerative arthritis of spine हो जाएगा, ये पॉनी में प्रॉब्लम हो सकती हैं and virtually every organ of the body is increased in size, लेकिन bones again increase नहीं करें होंगी। Instead of that कार्डियोमेगाली हो सकती है and accelerated atherosclerosis may lead to early death। and metabolic effect of excess level of growth hormone include alteration in the fat and carbohydrate metabolism। इसके रिजल्ट में फ्री फैटी एसिड्स ज़्यादा रिलीज होंगे एडिपोज टिश्यू से and that leading to increased concentration of free fatty acid in the body fluid। अब जैसे ही फ्री फैटी एसिड्स एडिपोज टिश्यू से ज़्यादा रिलीज होंगे, अल्टीमेटली उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी एंड स्पेशली ग्रोथ हार्मोन कीटोन फॉर्मेशन कॉज करवाता है।
और इसके अलावा यूज़ ऑफ फ्री फैटी एसिड्स एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं, इवन इन द प्रेजेंस टू यूज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन. Other manifestations include excessive sweating होएगी with an unpleasant odors, oily skin होएगी, heat intolerance होना शुरू हो जाएगी, moderate weight gain होएगा, muscle weakness और fatigue होना शुरू हो जाएगी, menstrual irregularities होएंगी and decreased libido. Hypertension is relatively common. Sleep apnea syndrome होएगा और mostly that is identified in 90% of the people. Instead of that, the pathogenesis of sleep apnea syndrome is obstructive in the majority of people due to increased pharyngeal soft tissue accumulation. अब soft tissue accumulation हो जाएगी. इसके अलावा अगर bronchitis हो रहा था तो that will leading to sleep apnea syndrome. इसके अलावा paresthesias is common, may develop because of nerve entrapment and compression caused by excess soft tissue and accumulation of subcutaneous fluid, especially carpal tunnel syndrome होना शुरू हो जाएगा. Acromegaly that is also associated with increased risk of colonic polyps होना शुरू हो जाते हैं और might be it will lead to colorectal cancer. And majority rates of the people with acromegaly is 2 to 3 times the expected rate. Like cardiovascular diseases उनके अंदर common होंगी. Instead of that, cancers on patients के अंदर common होएगा. And very importantly, if there is a cardiovascular disease that results from combination of cardiomyopathy and hypertension, insulin resistance, and hyperinsulinemia and hyperlipidemia, that's why the patients may early go to graveyard. Well, and these are the clinical manifestations in one slide. आप इसको 1 मिनट के लिए देखें, उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेते हैं. Acromegalic faces, goiters, somatotrophic adenomas of pituitary. Instead of that, cardiomyopathies, cardiomegaly, hypertension, hyperinsulinemia, period chest होना शुरू हो जाएगी, कोलोरेक्टल कैंसर्स होना शुरू हो जाएंगे, degenerative osteoarthritis, rheumatoid arthritis, peripheral neuropathies होना शुरू हो जाएंगी. These are common signs and symptoms है. Okay, how to diagnose? कि आपने उसको diagnose कैसे करना है? Acromegaly insidiously develop होती है and only small number of people seek medical care because of changes in the appearance. लोग इसको बोधर ही नहीं करते कि patient is suffering from the acromegaly and you have to visit the clinic. And diagnosis of acromegaly is facilitated by typically features of the cells like hand की enlargement हो रही है, feet की enlargement हो रही है, या facial features की coarsening हो रही है, deviation हो रही है. इसके अलावा लेबोरेटरी टेस्ट से भी हम एलिवेटेड लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉट सप्रेस्ड बाय द ग्लूकोज लोड. अगर ग्लूकोज ज़्यादा देंगे तो अल्टीमेटली इट्स लेवल विल बी सप्रेस्ड. MRI स्कैन करवा सकते हैं and that scan can detect and localize the pituitary lesions. And instead of that, most of the effect of growth hormone are mediated by insulin like growth factor 1, and that level may provide information about the disease activity. इसलिए insulin like growth factors is an important test to diagnose the level of growth hormone. Okay, what are the medical and surgical management of that patient's treatment for acromegaly focuses on the correction of the metabolic abnormalities. पहली कंडीशन ये है कि आपने क्या करना है. अगर आपको आइडेंटिफाई कर लिया है कि पेशेंट is suffering from the acromegaly, तो your focus will be on the correction of the metabolic abnormalities. Like you can normalize the insulin growth factors level according to age, and sex matched control levels, removal or reduction of the tumor mass. अगर कोई tumor mass है जो कि सोमेटोट्रॉफ को repeatedly trigger कर रहा है,
कि ज़्यादा से ज़्यादा secretion है, तो that will be surgically removed. Instead of that, relieving the central pressure effects definitely and improvement of adverse clinical features. Pituitary tumors can be removed surgically using the transsphenoidal approach, and medical therapy is usually given in adjunctive role. 1 मिनट वेट कीजिएगा प्लीज. वेल ओके, आवाज़ आ रही है. ठीक है, स्लाइड्स बेटा मैंने न्यूरा शेयर की हुई हैं, ग्रुप के अंदर आप देख लीजिएगा. अगर नहीं मिलती तो मैं अगेन कर दूंगा. ठीक है. और नेक्स्ट थर्सडे को फर्स्ट क्लास में हम थायराइड के बारे में डिस्कस कर लेंगे और सेकंड क्लास में हम क्विज ले लेंगे. ठीक है. अभी भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. बाकी जो टेस्ट है ये आज ही प्लान था, लेकिन आप लोगों ने अच्छा नहीं किया टेस्ट ना दे के. और बाकी अब थर्सडे को ना कीजिएगा. हाइपर सेंसिटिविटी का बेटा नेक्स्ट ले लेंगे ट्यूसडे को. हाइपर सेंसिटिविटी का नेक्स्ट ट्यूसडे को ले लेंगे. ठीक है. और लीवर सिरोसिस का थर्सडे को. हैप्पी. ग्रुप में लीवर सिरोसिस नहीं है. ओके, मैं शेयर कर देता हूँ बेटा. लीवर सिरोसिस में शेयर कर देता हूँ, डोंट वरी. मेरा ख्याल है मैंने शेयर किया हुआ था, लेकिन मैं अगेन कर देता हूँ. इसके अलावा और कोई क्वेरी है, किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो पूछ सकते हैं बेटा.
फास्ट सारा बेटर नहीं है, लेकिन बस साथ में टेस्ट भी हम वीक में एक टेस्ट तो कंडक्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। बाकी जब फिजिकल क्लासेस आएंगी ना, उसमें हम ये चीज़ें रिपीट कर लेंगे, डोंट वरी। ओके, लीवर सिरोसिस की मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। बेटा हमारा, आप मुझे बताएं कि आप यहाँ पे हैं और अटेंडेंस बोलने की ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंट कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्लास में होंगी तो डेफिनेटली आपके अटेंडेंस मार्क कर ली जाएगी, क्योंकि मैं हर टाइम अपडेट करके देख रहा होता हूँ कि कितने लोगों ने अटेंड किया। ठीक है, okay, just complete me your attendance as well. ओके, हाइपर सेंसिटिविटी वाली भी बेटा मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है,
हाँ, यूएचएस के एग्जाम बेटा आफ्टर ईद माइट भी डेट शीट आ जाए, नया रमजान के बाद शायद डेट शीट आ जाए। डेफिनेटली बेटा आप लोगों के भी पेपर होने हैं। ओके हाँ आयशा बेटा क्या कर रही हैं आप, क्या पूछ रही हैं? एग्जाम बेटा आफ्टर ईद राइट भी, ईद के बाद डेट शीट आप लोगों की आ जाएगी। ओके लेट्स सी क्या होता है। ओके बेटा मुझे पता है आप प्रेजेंट हैं, ठीक है, यहाँ तक की क्वेरी है तो पूछते, वरना ओके सी यू थर्सडे को देखिएगा, थर्सडे को आप लोग अच्छा पढ़ के आइएगा। क्विज है आप लोगों का लीवर सिरोसिस का, ठीक है। सारा बेटा ऑनलाइन टेस्ट में आप चीट कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, चीज़ें आपको मिल जाएंगी गूगल से, लेकिन यूएचएस में गूगल आपके काम नहीं आएगा, इसलिए आप अपना स्केड्यूल सेट करें और पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टडी हार्ड and then you will get a position in the UHS, otherwise सप्ली है। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।